फ्रेंड्स, आज हम जिस लीगल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग का सबसे अहम हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए आप सभी को ये वीडियो देखना चाहिए। ये सभी के लिए, ख़ास तौर से एडवोकेट्स के लिए, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो साधारण लेमैन हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको भी इसके बारे में जानना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का लीगल टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एग्ज़ामिनेशन। कोर्ट में जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं परीक्षाएं। तो फ्रेंड्स, ये कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के माध्यम से सच्चाई, जो ट्रूथ है, वो कोर्ट के सामने लाया जाता है इन्हीं परीक्षाओं के जरिए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन परीक्षाओं का प्रोविज़न, इन एग्ज़ामिनेशन का प्रोविज़न्स किस एक्ट में और किस धारा में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137, 138 इनमें ये बताया गया है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो कितने प्रकार का होगा और एग्ज़ामिनेशन का जो क्रम है, कौन सी परीक्षा किस क्रम में होगी, ये 138 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं परीक्षाओं के नाम, एग्ज़ामिनेशंस नेम। तो फ्रेंड्स, गवाहों या साक्षियों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सबसे पहले जो परीक्षा होती है वो होती है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ है, जो मुख्य परीक्षा है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि इसमें जब साक्षी की जो विटनेस है उसकी जो परीक्षा की जाती है, जो उसका एग्ज़ामिनेशन इन चीफ किया जाता है, वो उसी पार्टी के द्वारा किया जाता है, उसी पक्षकार के द्वारा किया जाता है जो उसे बुलाता है, जो उसे कॉल करता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझें तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपका कोई केस है या आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, तो आप अपने सपोर्ट में, अपने एविडेंस में किसी विटनेस को बुलाते हैं, तो आपके द्वारा, मतलब आपके एडवोकेट के द्वारा ही वो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ करवाया जाएगा, एग्ज़ामिनेशन इन चीफ किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ की मुख्य बातें क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आती है जो दूसरी परीक्षा आती है, वो आती है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ट्रायल का, क्योंकि जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है इसी से पूरे केस की सच्चाई को सामने लाया जाता है कि ये केस कहीं फॉल्स, फैब्रिकेटेड तो नहीं किया गया है, झूठा मामला बनाया तो नहीं गया। ये सारी सच्चाई क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन, इसमें इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाते हैं, तमाम क्वेश्चन किए जाते हैं, जिससे कि जो विटनेस है, जो गवाही देने आया है, उसकी क्रेडिबिलिटी को धक्का पहुंचाकर उसकी भावभंगिता कोर्ट के सामने पेश करा के, कि इससे हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी एकदम डीमेनर हो जा रहा है, उसकी भावभंगिता हो रही है, तो कोर्ट उसे देख के उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी विश्वसनीयता को कोर्ट के सामने ये प्रूव कर देना कि ये विश्वसनीय साक्षी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो ये होता है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का रोल, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है केस में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का। यदि एडवोकेट क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ठीक से कर लेता है और जो वो चाहता है वो चीज़ उसमें निकल जाती है, तो यहाँ पर यदि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जो डिफेंस का विटनेस है उसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर वो कन्विक्शन से अपने क्लाइंट को बचा पाएगा, उसे बरी करा पाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। तो इसको सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को। और सबसे लास्ट जो परीक्षा होती है, जो सबसे लास्ट एग्ज़ामिनेशन होता है,
वो होता है री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो इसकी पुनः परीक्षा भी कराई जाती है। तो इन तीनों परीक्षाओं का जो क्रम है वो 138 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके सेकेंडली उसके बाद क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विटनेस का, ये दूसरे पक्षकार के द्वारा। पहले तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ था वो उस पक्षकार के द्वारा हुआ था जिसने अपने सपोर्ट में गवाह को बुलाया था, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन किसके द्वारा होता है, दूसरी पार्टी के द्वारा, जिसके अगेंस्ट वो बात कर रहा है उसके द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो जनरल रूल है। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, तो विद कोर्ट परमिशन, कोर्ट्स की परमिशन से वही व्यक्ति जिसने गवाह को बुलाया है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। लेकिन ये तब होता है जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाए। विटनेस हॉस्टाइल का क्या मतलब है वो आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने अपने सपोर्ट में कोई गवाह बुलाया है और वो उन बातों से पलट जाता है, वो आपके ही अगेंस्ट चला जाता है। आपने अपने सपोर्ट में बुलाया कि मेरे घर में चोरी हुई थी, मेरे पड़ोसी ने ये चोरी देखी, और वो पड़ोसी कोर्ट में आके बात बदल जाता है, वो एक्यूज्ड की तरफ से जिसके ऊपर चोरी का अभियुक्त है उसका समर्थन करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने गवाह को बुलाया है वो भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है कोर्ट की परमिशन से। ये एक एग्जाम्पशन है, ये कह सकते हैं ये एक एग्जाम्पशन है, और ये या कह सकते हैं ये एक रूल है, और ये रूल होना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब उसके समर्थन की बात ही नहीं कर रहा है तो उसका विटनेस कहाँ हुआ वो, तो इसे एग्जाम्पशन कहना भी ठीक नहीं होगा, ये रूल ही इसे कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आता है री एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स जो कुछ बात रह जाती है, किसी बात को क्लियर करने के लिए री एग्जामिनेशन किया जाता है। यदि ज़रूरत पड़ती है तो री एग्जामिनेशन किया जाता है। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा जिसने बुलाया था उसकी पुनः परीक्षा कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये पुनः परीक्षा भी मुख्य परीक्षा में जिस व्यक्ति ने गवाह को बुलाया था वही व्यक्ति उसकी परीक्षा करता है, एग्जामिनेशन करता है, और पुनः परीक्षा में भी वही पक्षकार साक्षी की परीक्षा करता है, पुनः परीक्षा करता है जो उसे बुलाता है। तो दोनों में ये मुख्य जो सेम बात ये है एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में, कि जो साक्षी को बुलाता है, जो पार्टी साक्षी को बुलाती है वही उसका एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन करती है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं सबसे पहले जो मुख्य परीक्षा है एग्जामिनेशन इन चीफ है उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स जो मुख्य परीक्षा होती है ये कोई जो पक्षकार है, ट्रायल का जो पक्षकार है वो अपने समर्थन में कोई गवाह को बुलाता है, और गवाह को बुलाता है और वो केस के संबंध में जो तथ्य जानता है, जो उसका सपोर्ट करते हैं। यदि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ है तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी का जो समर्थन करती है तो वो ऐसे गवाह को बुलाएगा, और यदि एक्यूज्ड अपने डिफेंस में कोई गवाह को बुलाता है तो वो ऐसे गवाह को बुलाएगा जो डिफेंस विटनेस का समर्थन करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो उन्हीं तथ्यों को लिखवा देता है, गवाहों के उन्हीं तथ्यों को क्वेश्चन के माध्यम से लिखवा देता है जो वो जानता है केस से संबंधित, जो उसका समर्थन करेंगे। यही होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, प्रति परीक्षा के बारे में। जो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रति परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, वो उसका जो मुख्य ऑब्जेक्ट होता है वो विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चेक करना होता है कि वो सत्य बोल रहा है या नहीं सत्य बोल रहा है, इस बात को सामने कोर्ट के लाना होता है। उससे इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरीके से क्वेश्चन करना जो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा है
उस उन्हीं चीज़ों को या फिर जो एफआईआर है या जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो व्यक्ति उसके बारे में जानता है तो उससे उस तरह के क्वेश्चन करना कि यदि उसने झूठ बोला है तो वो हड़बड़ा जाए, उसकी भावभंगिता हो, और भावभंगिता को भी रेलिवेंट माना है 280 जो सीआरपीसी का सेक्शन 280 है उसमें ये बताया गया है कि कोर्ट भावभंगिता को भी नोट कर सकती है। जो उसका डीमेनर है उससे क्वेश्चन किया जाता है, उसकी जो हलचल हो जाती है, जो व्यक्ति घबरा जाता है क्वेश्चन सुन के, तो इससे क्या सामने आ रही है, उसकी प्रतिपरीक्षा में उसकी क्रेडिबिलिटी सामने आ रही है। तो इस तरीके से प्रतिपरीक्षा में सच्चाई सामने लाई जाती है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य 3 बातों में बताया जा सकता है। जो प्रतिपरीक्षा है उसका उद्देश्य 3 बातों में, इसे 3 भागों में डिवाइड करके बताया जा सकता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। प्रथम ये है कि परोक्ष गवाह से उसके मतलब की कोई बात निकाल सकना, कि अपने मतलब की जो हम किसी व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ तो मेरे सपोर्ट में जो बात है उससे घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन करना कि यदि मैं डिफेंस का विटनेस हूँ तो मेरे समर्थन में वो कुछ बातें ऐसी बोल दे, या ना बोले तो उसने जो पहले कथन किए हैं उसके कंट्राडिक्शन में कोई ऐसी बात बोल दे। तो ये इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, आपके खिलाफ जो बात गवाह ने कही है उसकी ताकत को कम या नष्ट करना। उसने जो एग्जामिनेशन इन चीफ में या किसी अपने डॉक्यूमेंट में कोई बात कही है, लिखी है, तो उसको कंट्राडिक्ट करना, उसको वीक कर देना, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देना। तो ये इसका उद्देश्य होता है जिससे कि उसकी गवाही की विश्वसनीयता बिल्कुल कम हो जाए, कमज़ोर हो जाए। ये इसका सेकंड यूज़ होता है। और तीसरा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो होता है गवाह की वर्तमान तथा पूर्ववर्ती दशा से यह जाहिर करना कि वह पूर्ण या आंशिक रूप से यकीन करने लायक है या नहीं। तो गवाह की वो विश्वसनीयता, उसकी जो पूर्व की स्थिति थी और अब की स्थिति थी, उसको कोर्ट के सामने लाना और ये जाहिर कर देना कि ये विश्वसनीय लायक व्यक्ति है या नहीं, ये सक्षम एक जो क्रेडिबल विटनेस है वो है या नहीं, ये कोर्ट के सामने लाना। तो ये जो हमने बातें कही वो सब इन 3 ऑब्जेक्टों में आ जाती हैं कि कोर्ट के सामने ट्रुथ लाना। इसको हम एक लाइन में कहें टू डिस्क्लोज द ट्रुथ ऑफ द केस। ये ऑब्जेक्ट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो इसमें एडवोकेट क्या करता है, प्रश्नों के माध्यम से इस तरह के वो क्वेश्चन करेगा जो आम व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे, जो आम व्यक्ति नहीं। ये एडवोकेट एक कला है, एक आर्ट है एडवोकेसी। तो एडवोकेट इसमें इतने माहिर हो जाते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उन्हें सब लॉ के बारे में पता होता है। तो वो जानते हैं कि ये ऐसी बात बोल देगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो अपने मतलब की बात निकालने के लिए वकील क्या करता है, अपने प्रश्नों द्वारा गवाहों की बातों को कमज़ोर उसकी जो बातें हैं जो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में की या किसी डॉक्यूमेंट्स में की, तो उसकी कमजोरी निकालता है, उसको क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर करता है तथा ये जानने की कोशिश करता है कि किस हद तक गवाह झूठ बोल रहा है, ये जानने की कोशिश करता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से। इसके संबंध में हम एक केस देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। गोपाल शरण बनाम सत्यनारायण, 1989। इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जो साक्षी प्रति परीक्षा में आने से मना कर देता है उसका परिसाक्ष्य व्यर्थ हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जो मुख्य परीक्षा के बाद होता है, जो उसे मुख्य परीक्षा के बाद करवाना होता है, जो दूसरी पार्टी का राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करना, और व्यक्ति मुख्य परीक्षा के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं होता है, वो कोर्ट में पेश नहीं होता है प्रति परीक्षा में, तो कोर्ट ये माने कि उसका जो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ था वो व्यर्थ था, जो उसने गवाही दी थी वो व्यर्थ है, ये माना जाएगा।
इस केस में क्या था, एक मकान मालिक ने अपने भवन को खाली करवाने का इस आधार पर कोर्ट में जो वाद था, सूट फाइल किया कि उसने दुकान का मिसयूज़ किया है। दुकान पर वो क्या कर रहा है, विज्ञापन चला रहा है, विज्ञापन के बोर्ड लगा रहा है, लोगों के विज्ञापन के बोर्ड लगा रहा है, अनाधिकृत उसका यूज़ कर रहा है, इलीगल यूज़ कर रहा है। तो जिसमें वह खुद साक्षी कक्ष में आया था, उसने अपना एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया, परंतु वह मुख्य परीक्षा के बाद प्रति परीक्षा का मुकाबला करने के लिए कोर्ट में नहीं आया। वो मुख्य परीक्षा तो उसकी हुई, लेकिन वो जो एग्जामिनेशन इन चीफ था उसमें वो पेश नहीं हुआ, कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने परिसाक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह गया है। उसने जो परिसाक्ष्य दिया था एग्जामिनेशन इन चीफ में, वो उसका कोई महत्व नहीं रह गया है, वो व्यर्थ है। फ्रेंड्स, क्रॉस एग्जामिनेशन की एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कितनी भी विस्तृत हो सकती है, इसमें कई प्रश्न किए जा सकते हैं। इसमें जो एडवोकेट है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, उसका केवल उन्हीं तथ्यों तक सीमित होना जरूरी नहीं है जो एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने बताए हैं। जो एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने बताई बातें हैं, जो क्वेश्चन में जवाब दिए एग्जामिनेशन इन चीफ में, केवल वहीं तक सीमित, उन्हीं फैक्टों से संबंधित क्वेश्चन करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो उससे बाहर भी जाके क्वेश्चन कर सकता है, यदि वो रेलिवेंट बातें हैं तो एग्जामिनेशन इन चीफ से हटके भी बातें पूछ सकता है। तो ये कितना भी विस्तृत हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पुनः परीक्षा की उचित सीमा ये होती है कि इसमें उन तथ्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए जो प्रति परीक्षा में उठाए जाते हैं। क्योंकि हमने क्या बात की अभी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ से हटके भी बात की जा सकती है। जो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो व्यक्ति ने बताया है, विटनेस ने बताया है, उससे हटके भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आता है और कोई नई बात सामने आती है तो यहाँ पर री एग्जामिनेशन करना, यदि एडवोकेट समझता है उचित है, क्योंकि नई बात सामने आई है, तो वो री एग्जामिनेशन अपने ही विटनेस का कर सकता है उस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए। अगर पुनः परीक्षा में कोई नई बात सामने लाई जाए और पुनः परीक्षा में फिर से कोई नई बात सामने आ जाती है, उसने स्पष्टीकरण करने के लिए री एग्जामिनेशन किया, तो उसी नई बात जो सामने आई है, तथ्य जो नया सामने आया है, उसके संबंध में जो दूसरी पार्टी का एडवोकेट है वो उसी के संबंध में क्या कर सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है, वहीं तक उसकी परीक्षा कर सकता है, उसी तथ्य के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मतलब कि पुनः परीक्षा में यदि कोई नई बात सामने आ जाती है तो दूसरा जो एडवोकेट है दूसरी पार्टी का, उसे भी राइट मिल जाता है कि वो भी उस तथ्य के संबंध में क्या कर सकता है, पुनः परीक्षा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो री एग्जामिनेशन हो रहा है, ये कोई नई बात सामने आ रही है, केवल वहीं तक के लिए सीमित हो रहा है, ये विस्तृत नहीं होता है, ये बहुत सीमित होता है। फ्रेंड्स, री एग्जामिनेशन पुनः परीक्षा की जो एक महत्वपूर्ण बात और है वो ये है कि पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन के माध्यम से व्यक्ति की जो मूल परीक्षा हुई थी, जो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ था, यदि उसने उसमें कोई गलती कर दी तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है। उसने जो बात एग्जामिनेशन इन चीफ में की थी वो री एग्जामिनेशन में वो चेंज नहीं कर सकता है, नहीं की जा सकती है। तो ये बात ज़रूरी है कि जो उसने सबसे पहले बोल दिया उसको सुधारने के लिए री एग्जामिनेशन का यूज़ नहीं किया जाता है। किसी ऐसे तथ्य की बात नहीं की जा सकती जो प्रति परीक्षा से संबंध ना रखता हो। तो फ्रेंड्स, जो री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात आई है उसके संबंध में ही किए जाते हैं।
ये उससे हटके नहीं हो सकते, ये क्रॉस एग्जामिनेशन से हटके नहीं हो सकते। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात आई है जिसका स्पष्टीकरण करना जरूरी है, उसी के संबंध में ये री एग्जामिनेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी। तो ये बहुत सीमित होता है जो री एग्जामिनेशन होता है, और री एग्जामिनेशन में कोई नई बात आ जाती है तो दूसरे पक्ष के द्वारा उसका भी री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो री एग्जामिनेशन में कोई नई बात निकल के आती है तो दूसरे पक्षकार के अधिवक्ता के दोबारा से री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। इसे अतिरिक्त री एग्जामिनेशन कहते हैं, अतिरिक्त पुनः परीक्षा कहते हैं। तो री एग्जामिनेशन भी 2 बार हो सकता है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें आगे भी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।